प्रिय छात्राओं, कल हमने अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना और संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और अमेरिकी संविधान में शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को देखेंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मोंटेस्क्यू बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उदारवादी विचारक थे, उनसे प्रभावित रहा है। अमेरिकी संविधान पर उनकी बड़ी छाप है। इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आखिर अर्थ क्या है? इसके अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप हम सब भी इन तीनों अंगों से परिचित हैं। अब इन सरकार के तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह समस्या प्रारंभ काल से ही राजनीति विज्ञान में बड़े चिंतन का विषय रही है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार था कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का उन कानूनों को क्रियान्वित करना और उनके अनुसार शासन चलाना, तथा न्यायपालिका उन कानूनों की संवैधानिकता पर विचार कर सके, यह होना चाहिए। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मोंटेस्क्यू है, यह हमने पहले भी बताया था। उन्होंने बल दिया है कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का क्या प्रभाव था। अमेरिका के संविधान निर्माता एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर कहीं नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा दे। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान में प्रथम जो 10 संशोधन किए उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, बल्कि अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित किया गया। संविधान निर्माता मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य मेडिसन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा भी था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वे व्यक्ति हो, थोड़े से व्यक्ति हों या बहुत व्यक्ति हो, चाहे वह स्वतः नियुक्त हों या निर्वाचित हों, यह अत्याचारी शासन अगर बन जाएगा, अगर ऐसा होगा तो वह शासन अत्याचारी शासन बन जाएगा। सन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई और न ही संविधान में किसी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। अमेरिका में कांग्रेस यानी वहाँ की संसद अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति करता है। नंबर 2, शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 3, सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नंबर 4, विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में विभिन्नता है। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबंध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है, जबकि राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार यह शक्ति संतुलन का सिद्धांत था। अब हम नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की बात करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इस सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अमेरिकी संविधान व्यवस्था में नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत किस तरह अपनाया गया है? वहाँ के संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने और व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा हेतु शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाया, लेकिन साथ ही वे इसकी सीमाओं से भी परिचित थे। इसके प्रमुख समर्थक मेडिसन ने लिखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध न हो। उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध न किए जाएंगे और इस तरह से नहीं मिला दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। हैमिल्टन महोदय के शब्दों में शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति का निर्माण किया गया और शक्ति विभाजन सिद्धांत के सहायक के रूप में उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। इस प्रकार बायल महोदय कहते हैं कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है, जिससे कि शासन की कोई भी शाखा पागलपन न कर सके। इस सिद्धांत को अपनाने का रूप यह है कि शासन के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग अन्य 2 अंगों के द्वारा नियंत्रण रखते हुए ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर सके कि कोई भी अंग बहुत शक्तिशाली न हो जाए। अब इन तीनों अंगों के संबंध में नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत की क्या व्यवस्था है? नंबर 1, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है, जिसे पॉकेट वीटो और सस्पेंशन वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है। इसी प्रकार नंबर 2, राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बने।
कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर इसीलिए अंकुश रखा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकता है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौतों और संधियों की पुष्टि भी सीनेट अपने 2/3 बहुमत से करती है। हमको यह ध्यान है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न किए जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा ही व्यवस्थापिका के मामले में भी सर्वोच्च न्यायपालिका कर सकती है। तीसरा, न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय है जो कांग्रेस की दृष्टि में अनुचित है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है। नंबर 4, कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त है, अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। नंबर 5, संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कहा जाता है कि इसके कारण अमेरिकी शासन में एकता का अभाव है। यह भी कहते हैं कि अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर अमेरिका के संविधान निर्माता जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्हीं के कारण से उनकी यह धारणा थी कि शासन सीमित होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रताएं अधिकाधिक रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने विशेषकर शक्ति विभाजन का सिद्धांत और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को संविधान का आवश्यक अंग बनाया। धन्यवाद। अगला चैप्टर हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।